क्या आप जानते हैं जब कहीं पर कोई जुर्म होता है, क्राइम होता है, तो पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट करती है, क्राइम करने वाले को पकड़ती है, आगे कोर्ट उसे सजा देता है। लेकिन क्या हो जब केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस पे ही सवाल खड़े होने लगे, जिस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं उसमें ही नाम आने लगे, जिंदगी भर की कमाई हुई रेपुटेशन, नौकरी, कैरियर सब कुछ दांव पे लग जाए। एक ऐसा केस जिसमें सीबीआई खुद पुलिस के पीछे पड़ गई थी। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं पायल सुरेखा केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से। यहीं साउथ बेंगलोर में आरबीआई लेआउट नामक एक लोकेलिटी पड़ता है। यहीं पर है जेपी नगर नामक एक इलाका। बात 2010 की है। इन दिनों जेपी नगर के 6th फेज में एक सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग था। इसके 203 नंबर के फ्लैट में कपल रहा करता था। इसमें थे पति अनंत नारायण मिश्रा और पत्नी पायल सुरेखा। वैसे तो पायल का ससुराल और अनंत का घर ओडिशा के कटक में था, लेकिन पायल बेंगलोर के डेल कंपनी में जॉब करती थी। वह इनके पति अनंत का ओडिशा के भुवनेश्वर में जिम का बिजनेस था। अब चूंकि पत्नी बेंगलोर में काम करती है तो पति भी बेंगलोर चले आए और यहाँ पर भी एक जिम ओपन कर लिया। इस तरह से अनंत के पास बेंगलोर के जेपी नगर के 3rd फेज में और उड़ीसा के भुवनेश्वर में दो जिम हो गए। अनंत को हर महीने बेंगलोर से उड़ीसा आना जाना होता था जिम की वजह से। लेकिन जब भी पति पत्नी एक दूसरे से दूर होते हैं तो दिन में 1-2 बार फोन पर बात जरूर कर लेते थे। इनका ऐसा रूटीन था। इसी तरह से अब तारीख आती है 17 दिसंबर 2010। हमेशा की तरह अनंत उड़ीसा गए हुए थे वहां के जिम को देखने के लिए। इन्होंने रोज की तरह सुबह 10 से 11 बजे के आसपास अपनी पत्नी पायल को कॉल किया, मगर पायल फोन नहीं उठाती है। इन्होंने कई बार उसे कॉल किया लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। पति ने सोचा कि वो किसी काम में बिजी होगी। अब इन्होंने दोपहर में 3 बजे के आसपास वापस से कॉल किया। पहले तो उसका फोन पूरा रिंग होकर कट जा रहा था, लेकिन अब इस बार उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। पति ने सोचा था कि अगर वो मिस्ड कॉल देखेगी तो कॉल बैक जरूर करेगी, मगर उसने ऐसा भी नहीं किया था। इन सभी चीजों से अनंत को घबराहट होती है। ये लोग बेंगलोर में जिस किराए के फ्लैट में रहा करते थे, अनंत ने उस फ्लैट के ओनर को कॉल किया। उनसे कहा कि पायल फोन नहीं उठा रही है सुबह से, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, आप एक बार फ्लैट में जाकर देख लीजिए आखिर हुआ क्या है। अभी तक शाम के 4 बज चुके थे। अब ओनर उस 203 फ्लैट के पास पहुंचे। इन्होंने पहले डोरबेल बजाया, फिर दरवाजा खटखटाया, पायल को आवाज भी दिया, मगर पायल दरवाजा नहीं खोलती है और ना इसने कोई जवाब दिया। धीरे धीरे 15 से 20 मिनट बीत जाता है, दरवाजा नहीं खुलता है। अब ओनर जैसे तैसे फ्लैट के अंदर जाने का फैसला करते हैं। ऐसा भी नहीं था कि वो कहीं बाहर गई हो, वो घर के अंदर ही होगी, लेकिन दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। ओनर ने फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी मंगाई, दरवाजा खोला और अंदर गए। इन्होंने देखा कि ड्राइंग रूम में फर्श पर लाल रंग के धब्बे और छींटे पड़े हुए हैं। अब इन धब्बों का पीछा करते करते ये बेडरूम में जा पहुंचे। वहां बेडरूम में बेड पर एक महिला रक्त में पूरी तरह से भीगी हुई पड़ी थी। ओनर पहचान गए, ये तो पायल सुरेखा है। इनसे वहां का दृश्य देखा नहीं गया, ये तुरंत भागकर फ्लैट के बाहर आ गए। फिर ये अनंत को कॉल करते हैं, उसे सारी चीजें बताई कि आपकी पत्नी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ये सुनकर अनंत की हालत खराब हो गई। इन्होंने तुरंत उड़ीसा से बेंगलोर के जेपी नगर थाने में कॉल लगाया। उनसे बताया कि जेपी नगर के 6th फेज में एक फ्लैट है, वहां पर ऐसा ऐसा हो गया है, जल्दी पहुंचिए। उन दिनों जेपी नगर थाने में एक इंस्पेक्टर इंचार्ज हुआ करते थे, मिस्टर SK उमेश। उस टाइम ये किसी मंदिर में सिक्योरिटी संभाल रहे थे। जब इनके पास घटना की सूचना पहुंची तो ये तुरंत अपनी टीम को लेकर जेपी नगर के उस फ्लैट में गए। वहां फर्श पर हर तरफ रक्त के छींटे थे, कुछ सामान भी बिखरे हुए थे। बेडरूम के अंदर पायल सुरेखा का शव बेड पर पड़ा हुआ था। इनके दोनों हाथों को पीठ के पीछे किसी कपड़े से बांधा गया था। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया जाता है। जब शव को अच्छे से चेक किया गया तो मिला कि इनके गले पर किसी तेजधार चीज से वार हुआ है। जख्म काफी गहरा था, हड्डी तक गहराई थी उसकी। यही नहीं, पूरे शरीर पर भी अनगिनत तेजधार हथियार के निशान मिले। शुरुआती जांच में तो पुलिस को ऐसा नहीं लगता है कि ये कत्ल लूटपाट के लिए हुआ होगा। दरवाजे पर भी कोई फोर्सफुल एंट्री के सबूत नहीं मिले। केवल एक ही दरवाजा था फ्लैट से अंदर और बाहर आने जाने का, वो भी बिल्कुल सही सलामत था। यह भी था कि जिस तरह से पायल के साथ ऐसी भयानक चीज हुई वो कोई लूटपाट के लिए नहीं कर सकता है, जरूर उसकी पायल के साथ बहुत गहरी दुश्मनी रही होगी। उधर पायल के पति अनंत को भी खबर लग चुकी थी, वो भी उड़ीसा से बेंगलोर के लिए निकल जाता है। पायल के मायके में भी सूचना दे दी जाती है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने फ्लैट से मटेरियल एविडेंसेस जुटाने शुरू कर दिए। हर कमरों की तलाशी ली गई, सैंपल्स इकट्ठे किए गए, फिंगरप्रिंट्स लिए गए। पायल के शरीर पर भी कुछ टूटे हुए बाल के टुकड़े मिलते हैं, उन्हें भी कलेक्ट किया गया। आगे शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अगले दिन तक पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट आई। इसमें सामने आया कि पायल के ऊपर कुल 23 बार चाकू जैसे तेजधार चीज से वार हुए थे। कुछ मारपीट के भी निशान मिले। 25 घंटों का सफर तय करने के बाद अनंत भी ओडिशा से बेंगलोर पहुंच गया।
पुलिस का सबसे पहला शक इसी आदमी पर जाता है। इसके कॉल डिटेल्स खंगाले गए, मोबाइल टावर लोकेशन देखा गया। हर तरह से पुलिस इस आदमी को ग्रिल करना शुरू कर देती है। पुलिस ने अनंत और पायल का बैकग्राउंड भी चेक किया। पायल सुरेखा असम की रहने वाली थी। 2005 में ये बेंगलोर आती है पढ़ाई करने के लिए। इसने बेंगलोर के AMC कॉलेज में एडमिशन लिया और बायोटेक में MSc करती है। इसी कॉलेज में अनंत मिश्रा भी आता है। ये उड़ीसा के कटक का रहने वाला था। वैसे इसके पिता रुद्र नारायण मिश्रा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। वही माँ बसंती देवी भी डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस थी, लेकिन ये लोग रिटायर हो चुके थे। अब आप सोच सकते हैं कि अनंत मिश्रा का फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा होगा। तो 2005 में कॉलेज के दौरान पायल और अनंत मिलते हैं। इनमें दोस्ती हो गई। रोज ही मिलने जुलने लगे। धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब ये शादी करना चाहते थे। इन्होंने अपने अपने घर वालों को भी इस बारे में बताया, मगर दोनों के ही घर वाले शादी से मना कर देते हैं। ये इसके खिलाफ थे। लेकिन इधर पायल और अनंत किसी की भी नहीं सुनते हैं। ये लोग बेंगलोर में ही लिव इन में रहने लगे। आगे 2008 में इन्होंने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। इससे दोनों के ही परिवार काफी गुस्सा भी होते हैं। वैसे अनंत का भुवनेश्वर में कट्स एंड कर्व्स नाम का एक जिम था, जिसे यही चलाता था। खैर आगे शादी के बाद 2008 में ही बेटा और बहू उड़ीसा के कटक आ गए। अनंत के माता पिता तो पहले ही शादी के खिलाफ थे, लेकिन जब पायल ससुराल आई तो इसके व्यवहार वगैरह से इसके सास और ससुर काफी इंप्रेस होते हैं। आगे इन्होंने बहू को अपना भी लिया, लेकिन अभी तक पायल के मायके वालों ने अनंत मिश्रा को दामाद के तौर पर अपनाया नहीं था। 2010 में पायल की डेल कंपनी में जॉब लगती है। अब इसे बेंगलोर जाना था। इसने अपने सास ससुर को इस बारे में बताया। ये लोग बहुत खुश होते हैं और बहू को बेंगलोर भेजने के लिए मान गए। अब चूंकि पायल वहां पर अकेले कैसे रहेगी, इसलिए अनंत भी इसके साथ जाता है बेंगलोर। इन्होंने JP नगर के 6th फेज में एक किराए का फ्लैट ले लिया और वहीं पर रहने लगे। अब अनंत बेंगलोर में रहकर क्या करे, पर इसने बेंगलोर में भी एक जिम ओपन करने की सोची। फिर आगे इसने JP नगर के 3rd फेज में एक जिम ओपन भी कर लिया। यहाँ दोनों पति पत्नी मिलकर जिम चला रहे थे। उड़ीसा में भी जब पायल थी तो वहाँ के जिम को भी चलाने में यही हेल्प करती थी। तो पुलिस ये सारी चीजें अनंत से सुनती है। पायल के मायके वाले भी असम से बेंगलोर आते हैं। पुलिस का शुरुआती शक अनंत पर ही था। मायके वालों ने भी अनंत पर ही इल्जाम लगाया, इसी ने ही कुछ किया होगा। पुलिस ने जब अनंत के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स चेक किए तो उसमें कोई सस्पिशियस चीज नहीं मिलती है। मोबाइल टावर लोकेशन में भी ये घटना वाले टाइम बेंगलोर में नहीं था, बल्कि उड़ीसा के कटक में था। कुल मिलाकर यह हुआ कि अनंत मिश्रा पायल के कत्ल के पीछे नहीं है। पुलिस इसको क्लीन चिट दे देती है। इंस्पेक्टर उमेश और इनकी टीम केस की जांच कर रही थी। उमेश ही IO थे, यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्होंने बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया। CCTV कैमरे ढूंढे गए। शायद किसी ने किसी को पायल के फ्लैट में आते जाते देखा हो या किसी कैमरे में रिकॉर्डिंग हो, लेकिन कोई भी कैमरा इस बिल्डिंग में नहीं लगा हुआ था। लोगों से बातचीत करने के दौरान पुलिस के सामने इसी बिल्डिंग का एक वॉचमैन आता है। उसने 17 दिसंबर के दिन सुबह में 9:30 बजे से 10 बजे के बीच किसी लंबे चौड़े आदमी को इस बिल्डिंग में आते जाते देखा था। उस आदमी ने जैकेट पहना हुआ था, चश्मा लगाया था और अपना चेहरा किसी कपड़े से ढका हुआ था। अब पुलिस ने पायल के पति अनंत मिश्रा को लेकर वॉचमैन से पूछा, क्या ये आदमी था? वॉचमैन ने मना कर दिया, ये नहीं था। अब आगे पुलिस अनंत मिश्रा को फिर से थाने बुलाती है और पूछताछ करती है। इनसे पूछा गया कि क्या आपकी किसी से दुश्मनी है, जिम को लेकर कोई झगड़ा हुआ हो, जिम आने वाले लोगों से, अपने बिजनेस पार्टनर से किसी से कुछ हुआ हो या किसी पर शक हो आपको। यह सब सुनकर अनंत मिश्रा थोड़ा सोचते हैं। फिर इन्होंने एक नाम बताया, विक्रम शाह। ये अनंत के उड़ीसा वाले जिम में जिम इंस्ट्रक्टर थे। कत्ल के कुछ दिन पहले अनंत के विक्रम से कुछ कहा सुनी हुई थी, झगड़ा हुआ था। अब पुलिस ने अनंत से विक्रम शाह का नंबर लिया, इसके मोबाइल टावर लोकेशन निकाली, इसे उठाकर पूछताछ भी करते हैं, मगर ये आदमी निर्दोष पाया गया। इसकी लोकेशन कत्ल वाले दिन बेंगलोर में नहीं थी। इसी बीच पुलिस के ध्यान में आया कि अनंत के परिवार ने तो पायल को बहू के तौर पर स्वीकार कर लिया था, लेकिन वही इसके मायके वाले शादी के खिलाफ थे। कहीं उन्हीं लोगों ने तो बेटी के साथ ऐसा नहीं कर दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए। पुलिस का शक पायल के माता पिता पर भी जाता है, मगर यह भी गलत साबित हुआ। इनका भी पायल के कत्ल में हाथ नहीं था। जब ये लोग असम से बेंगलोर आए तो ये अपनी बेटी के लिए बहुत रो रहे थे, बिलख रहे थे, जैसे इनकी दुनिया तबाह हो गई हो। काफी बुरी स्थिति हो गई थी। इनका मानना था कि पायल के कत्ल के पीछे दामाद अनंत का हाथ है। धीरे धीरे कुछ दिन गुजरता है। पुलिस बिल्कुल अंधेरे में थी। उधर मीडिया में भी पायल सुरेखा की खबरें चलनी शुरू हो गई थीं। लोग पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाने लगे। भारत के कई हिस्सों से महिलाएं जॉब के लिए बेंगलोर आती थीं। उनकी सेफ्टी को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे। ये सारी चीजें मीडिया में चल रही थीं। इसी दौरान अनंत को एक और आदमी पर शक गया। इन्होंने पुलिस को उसका नाम बताया, जेम्स कुमार रॉय। ये आदमी कटक वाले जिम में ट्रेनर का काम करता था। पहले 2008 में आया था। इसकी अनंत से काफी अच्छी दोस्ती भी थी। अनंत को पहले इस पर काफी भरोसा था। इसे कटक वाले जिम का इंचार्ज भी बना दिया था।
यही आदमी जिम के फाइनेंस को संभालता था, मेंटेनेंस देखता था। लेकिन 2008 में ही अनंत ने जेम्स को नौकरी से निकाल दिया और यह सब कुछ पायल सुरेखा के कहने पर किया था। नौकरी से निकालने का इल्जाम यह था कि जेम्स पैसों की हेरा फेरी करता था। इसके अलावा भी जिम में आने वाली लड़कियों पर इसकी गंदी नज़र भी थी। कुछ लड़कियों ने पायल से जेम्स को लेकर शिकायत भी की थी। पायल इस आदमी से बहुत गुस्सा हुई और निकलवा दिया। जब इसे नौकरी से निकाला तो सेटलमेंट के लिए 75,000 रुपये भी दिए थे। आगे अपने परिवार को लेकर कटक से चला जाता है, लेकिन इसके बाद ये कहाँ गया नहीं पता। लेकिन कत्ल के कुछ दिन पहले इससे फिर से फ़ोन पर बात हुई। काफ़ी अच्छे से ये बात करता है, लेकिन कत्ल के बाद अचानक ये फिर से गायब हो गया। दोबारा इसका कॉल नहीं आया। ये सब सुनते ही पुलिस के दिमाग में भी कुछ खटकने लगता है। अनंत से जेम्स का फ़ोन नंबर लेकर इसकी लोकेशन हिस्ट्री निकाली गई। हैरानी की बात थी कि कत्ल वाले दिन ये आदमी बेंगलोर में ही था। इसकी मोबाइल टावर लोकेशन वही थी जो कि पायल की थी। पुलिस ने जब इसकी करंट लोकेशन निकाली तो मिलता है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में। 22 दिसंबर तक बेंगलोर पुलिस ने जेम्स रॉय को विजयवाड़ा में अरेस्ट कर लिया। 23 दिसंबर तक इसे बेंगलोर के जेपी नगर थाने में लाते हैं। पुलिस ने इससे सख्ती से पूछताछ की। इसके खिलाफ जो भी सबूत मिले थे सब कुछ इसके सामने रखा गया। इसने स्वीकार कर लिया कि पायल सुरेखा का कत्ल इसने ही किया है। 2008 में जब ट्रेनर की जॉब से इसे निकाल दिया तो ये अपनी फैमिली को लेकर हैदराबाद चला गया। अब इसके पास कोई नौकरी नहीं थी। ये हैदराबाद में दर दर भटकता रहा। इसने कंप्यूटर कोर्स भी किया, फिर भी इसे कोई जॉब नहीं दे रहा था। समय बीतता गया। नवंबर 2010 में जेम्स एक आदमी से कांटेक्ट करता है। नाम था भवानी शंकर। ये आदमी अनंत मिश्रा का बिजनेस पार्टनर था और अच्छा दोस्त भी था। जेम्स का भी ये दोस्त था। जेम्स ने फ़ोन पर भवानी को बताया कि बहुत परेशान है, इसको नौकरी की ज़रूरत है। भवानी ने इससे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अनंत से बात करके जिम में दोबारा तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा। 11 दिसंबर 2010 को जेम्स बेंगलोर आता है और भवानी शंकर से मिलता है। फिर ये लोग पायल के फ्लैट पे गए। भवानी शंकर ने पायल से नौकरी देने की रिक्वेस्ट की। पायल ने साफ साफ जेम्स को नौकरी देने से मना कर दिया और काफ़ी खरी खोटी सुनाया। उस वक्त अनंत घर पर नहीं था, कहीं गया हुआ था। इसके बाद भवानी शंकर जेम्स को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसी दिन जेम्स वापस हैदराबाद भी चला गया। अब इसके अंदर बदले की भावना जागने लगती है। इसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। ये पहले अनंत से कांटेक्ट करता है। इसने फिर से उसे दोस्ती की, मीठी मीठी बातें की। जेम्स का ऐसा करने का मोटिव ये था कि ये जान सके कि अनंत घर पर कब रहता है और बाहर कब रहता है। 16 दिसंबर के दिन इसे पता चला कि अनंत उड़ीसा चला गया है, यानी फ्लैट पे पायल अकेली होगी। इसी रात में जेम्स ने बेंगलोर की बस पकड़ी और हैदराबाद से बेंगलोर पहुंचा। ये यहाँ पर किसी लॉज में रुकता है। 17 दिसंबर की सुबह 10 बजे के आसपास ये पायल सुरेखा के फ्लैट पर गया। चूंकि ये पायल का जानने वाला था तो पायल ने इसे अंदर आने दिया। इसने इसे बैठने को बोला और दुपट्टा लेने के लिए बेडरूम में जाने लगी, लेकिन जेम्स पायल के पीछे पीछे बेडरूम तक जाता है। पीछे से इसने उसका गर्दन पकड़ लिया और ये चाकू लेकर आया था। उसी चाकू को इसने गले पर चला दिया। इसके बाद ये पायल के दोनों हाथों को पीछे की ओर एक कपड़े से बांध देता है। फिर इसने चाकू से उसके चेस्ट पर, उसके स्टमक के पास ताबड़तोड़ वार किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 23 कट के निशान थे। इसके बाद जेम्स ने वारदात को लूटपाट का रूप देने के लिए उसका फ़ोन चुराया, उसका लैपटॉप लिया और दरवाज़ा लॉक करके निकल गया। वैसे इस आदमी को फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले एक शख्स मुनव्वर अली ने पायल के फ्लैट की ओर जाते हुए देख लिया था। खैर जेम्स रॉय जेपी नगर के 7th फेज में मौजूद पुत्तेनहल्ली लेक के पास गया। वहां पर ही अपने जैकेट और जींस पर लगे रक्त को साफ करता है। इसने अपना पहना हुआ चश्मा और चाकू वहीं पर फेंक दिया। अपने साथ लाया हुआ पायल का फ़ोन भी यहीं पर फेंक देता है, लेकिन लैपटॉप अपने पास ही रखा रहा। फिर अपने लॉज जाता है जहाँ पर ये ठहरा हुआ था। वहाँ पर इसने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए। फिर दोपहर में 12:30 बजे के आसपास हैदराबाद के लिए निकल गया। हैदराबाद से ये विजयवाड़ा भाग जाता है, पर आगे 22 दिसंबर तक पुलिस ने इसे पकड़ लिया। पुलिस को इसका जैकेट, जीन्स, चाकू, चश्मा और पायल का लैपटॉप सब कुछ बरामद हो गया, मगर पायल का फ़ोन नहीं मिलता है। इसके जैकेट पर रक्त के अंश पाए गए, कुछ बाल के टुकड़े भी मिले। जैकेट और चाकू पर मिले रक्त के अंश और जैकेट में फंसे हुए बाल के टुकड़ों का डीएनए जांच हुआ। यह पायल के डीएनए से मैच हो जाता है। वहीं पायल के कपड़ों पर भी बाल के कुछ टुकड़े मिले थे, उसका भी डीएनए जांच हुआ। उसका डीएनए जेम्स के बाल के डीएनए से मैच हो जाता है। वहीं चाकू पर मिला फिंगरप्रिंट भी जेम्स के फिंगरप्रिंट से मैच हो गया। पुलिस ने एक एयर टाइट केस बना लिया था। सारे सबूत, गवाह सब कुछ मिल चुके थे। लोकेशन भी जेम्स का कत्ल वाले दिन बेंगलोर में ही था। इस तरह से पुलिस के पास मटेरियल एविडेंस भी थे और टेक्निकल एविडेंस भी। अब जेम्स रॉय का बचना मुश्किल था, लेकिन यहीं से कहानी बदलने वाली थी। अरेस्ट होने के हफ्ते भर के बाद जेम्स पायल सुरेखा के पिता दीनदयाल सुरेखा को एक हैंड रिटन लेटर भेजता है असम। लेटर में यह था कि आप लोगों ने मुझे आपकी बेटे के कत्ल के लिए इतना बुरा भला बोला, लेकिन ये असली कातिल नहीं है, बल्कि पायल का कातिल उसका पति अनंत है।
उसने मुझे 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी उसका कत्ल करने के लिए। मुझे जबरदस्ती केस में फंसा दिया। अनंत के माता पिता पुलिस के बैकग्राउंड से हैं, पावरफुल लोग हैं और इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर SK उमेश उनसे मिले हुए हैं। वो पुलिस वाले बिक चुके हैं। उन्होंने सारे सबूत मेरे खिलाफ करके मुझे फंसा दिया। मुझे उन लोगों ने इनकाउंटर करने का धमकी देकर जबरदस्ती गुनाह स्वीकार कराया, जबकि मैंने किया भी नहीं है। जेम्स ने एक कॉल डिटेल रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंट भी लेटर के साथ भेजा था, जो कि अनंत मिश्रा का था। यह साबित कर रहा था कि कत्ल वाले टाइम अनंत फ्लैट में ही मौजूद था। फिर वो कत्ल करने के बाद उड़ीसा भाग गया। ये सारा कुछ पढ़ और देखकर पायल के पेरेंट्स सीधे बेंगलोर पहुंचते हैं। इन्हें पहले से ही अपने दामाद पर शक था। इंस्पेक्टर उमेश से कहा कि इन्हें जेम्स रॉय से मिलना है। ये उन्हें मिलने देते हैं। जेल में पायल के पिता जेम्स से अकेले में मिलते हैं। जेम्स ने इन्हें कहा कि ज़्यादा डिटेल ये नहीं बता सकता, पुलिस वाले इसे बहुत मारेंगे अगर पता चला तो। इन लोगों ने अनंत को बचाने में और सबूत मिटाने में मिश्रा परिवार की मदद की है। अब सारी बातचीत करने के बाद पायल के पिता सीधे कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये केस CBI को देने की मांग की। इन्होंने अपना शक अनंत मिश्रा पर जताया और इसमें बेंगलुरु पुलिस अनंत की मदद कर रही है और सबूत मिटा रही है। उन्होंने सारे सबूत मिटाकर एक निर्दोष को जेल में रखा हुआ है। हाईकोर्ट ने ये सारी चीज़ें सुनी और ये केस जनवरी 2011 में CBI को सौंप दिया। CBI की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। धीरे धीरे 8 महीना गुजर जाता है, मगर केस में कुछ खास होता नहीं है। अब पायल के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को फटकार लगाया और केस की गंभीरता से जांच करने को कहा। CBI की ये टीम JP नगर के इंस्पेक्टर उमेश और पायल के पति अनंत मिश्रा, इन दोनों को अपने रडार में रखती है। ये लोग उमेश का बैंक अकाउंट चेक करने लगे, इनका CDR डिटेल निकाला, इनके सभी मूवमेंट्स, कब ये किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, किससे इनका उठना बैठना है, अनंत के परिवार से ये कब मिले थे, इनका पैसों का लेन देन हुआ हो, सारी चीज़ें निकाली गईं। मतलब हाथ धोकर CBI पुलिस वाले के पीछे पड़ चुकी थी। 1 साल तक लगातार CBI ने इंस्पेक्टर पर नज़र रखा, कब कब ये कहाँ पर जाते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ। 2013 में जेम्स रॉय ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक एप्लीकेशन भेजा कि बेंगलुरु पुलिस ने उसे झूठे केस में फंसा दिया है, मारपीट कर जबरदस्ती गुनाह स्वीकार कराया, जो कि इसने किया भी नहीं है, इसके अधिकारों का उल्लंघन है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सीधे कर्नाटक गवर्नमेंट को एक ऑर्डर पास किया कि जेम्स को 1 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए ताकि वो अपनी लीगल बैटल लड़ सके। गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए देना भी पड़ता है। वहीं CBI की जांच जारी थी, मगर केस में कुछ खास मिल नहीं रहा था। आगे CBI ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि केस में कुछ नहीं हो सकता, इससे भी इंपॉर्टेंट केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, इसमें इनका टाइम वेस्ट हो रहा है। अब हाईकोर्ट ने यह केस दूसरी CBI टीम को सौंप दिया। अब उनकी जांच शुरू हुई। ये लोग अनंत मिश्रा और इंस्पेक्टर उमेश को साइड करके जेम्स रॉय को इन्वेस्टिगेट करते हैं। जेम्स ने जो CDR डॉक्यूमेंट्स पायल के पिता को भेजे थे, CBI इसकी जांच करती है। ये डॉक्यूमेंट फर्जी निकलता है। क्राइम सीन से जो भी सबूत मिले थे, CBI ने फिर से उसकी फॉरेंसिक जांच कराई। इसमें वही चीज़ें सामने आईं जो कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मिली थीं। इंस्पेक्टर उमेश ने CBI इंक्वायरी से पहले ही जेम्स के खिलाफ चार्जशीट सबमिट कर दिया था। इधर CBI की दूसरी टीम ने भी अगस्त 2015 में सिमिलर तरह की चार्जशीट सबमिट की। इसमें केवल जेम्स रॉय ही अक्यूज बनाया गया था। पुलिस इस केस में 1-2 मेन विटनेसेस को ऐड करना भूल गई थी, जो कि इनकी गलती थी, जिसमें मुनव्वर अली, जिन्होंने जेम्स रॉय को पायल के फ्लैट की ओर जाते हुए देखा था। वहीं एक और विटनेस थे रघु गौड़ा, इन्होंने जेम्स को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा था। CBI ने रघु को ढूंढा, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। पता चला कि ये मुंबई चले गए हैं। जब इंस्पेक्टर उमेश को ये बात पता चली कि एक विटनेस मुंबई चला गया है, जो कि बात इनके नौकरी पर आ गई थी, रेपुटेशन की थी, इनका पूरा करियर दांव पे लगा हुआ था, तो ये खुद ही अपने खर्च पर मुंबई जाते हैं, रघु को ढूंढते हैं, लेकिन रघु मिलता नहीं है। CBI ने रघु को मैसेज भिजवाया। आगे वो खुद ही CBI के पास आकर स्टेटमेंट दर्ज करवाते हैं। फिर ये केस CBI स्पेशल कोर्ट में गया। 22 लोगों ने गवाही दी थी। जेम्स रॉय सारे गुनाहों का दोषी पाया जाता है। अब घटना के 9 साल के बाद यानी नवंबर 2019 में जेम्स रॉय को CBI की स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दे दी और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसमें अनंत मिश्रा और इंस्पेक्टर उमेश का कोई रोल नहीं मिलता है। जेम्स ने इन्हें फंसाने के लिए ऐसा गेम खेला था। अनंत मिश्रा और इनका परिवार जब पायल का अंतिम संस्कार हुआ था तो वहां पर मौजूद नहीं था। शव घर में भी ये लोग पायल को देखने के लिए नहीं गए थे। पायल के घर वालों का कहना था कि अनंत अपनी पत्नी के मौत से ज्यादा गायब हुए सामानों के लिए चिंतित था। वहीं यह भी सामने आया कि अनंत को अपनी पत्नी के जाने के बाद हेलुसिनेशंस होने लगे थे। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। करीब 6 महीनों तक इनकी मानसिक हालत खराब रही थी। इंस्पेक्टर उमेश का कहना था कि यह केस उनके लिए उनकी जिंदगी का सबसे बुरा और सबसे मुश्किल केस था। इसके पीछे इन्हें अपनी पूरी रेपुटेशन, कैरियर, सब कुछ गंवाना पड़ जाता। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।